नमस्कार दोस्तों, मैं विवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ड्रीम IAS आ न्यू विजन में। जैसा कि हमारे YouTube चैनल का नाम है, इसी प्रकार से आज हम लोग IAS बनने की ओर एक कदम और बढ़ेंगे। आज हम लोग जियोग्राफी की 3rd क्लास, जिसमें हम लोग भू आकृति विज्ञान चैप्टर का नाम है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और बाह्य संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना क्या है, देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। इसकी आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर के एरिया के बारे में जानकारी लेना। और पृथ्वी की बाह्य संरचना, ये इसका वायुमंडल है, इसके ऊपरी परत के बारे में जानकारी है। पृथ्वी के ऊपरी परत और इसके वायुमंडलीय परत, इन सब के बारे में जानकारी लेना। तो देखिए, बाहरी परत में हम लोग किसकी जानकारी लेंगे, हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? नंबर 1 स्थल मंडल, नंबर 2 जल मंडल, नंबर 3 वायुमंडल, नंबर 4 जीवमंडल। अब जैसा कि आप लोग इनके नामों से भी अंदाजा लगा सकते हैं, स्थल मतलब जमीन, मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र, जल मतलब जलीय क्षेत्र, महासागर, नदी, झील, तालाब, वायुमंडल क्षेत्र, हवाएं, गैसें, जो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर है। और जीवमंडल, जिस मंडल में जीवों का जीवन संभव हो सके, जीवों का जीवन किसी भी एक मंडल में सक्षम नहीं है रहने में, इसलिए इसको देखिए, इसको हम आपको एक ग्राफ के तरीके से समझाते हैं। अब देखिए, इस ग्राफ में ये हो गया आपका वायुमंडल, ये हो गया जलमंडल, ये हो गया स्थलमंडल, और यहाँ पर होगा, इस बिंदु पर क्या होगा, जीवमंडल। मतलब वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों का जो मिलन बिंदु होता है वही हमारा जीवमंडल है। जीव इन तीनों के सहारे ही जीवित रहता है, ठीक है ना। अगर इंसान को वायु नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, तो क्या स्थल पर रह सकता? नहीं। अगर स्थल नहीं मिलेगा तो क्या इंसान जल में रह सकता है केवल, और वायु में नहीं रह सकता। इसलिए इन जीव को रहने के लिए इन तीनों स्थलों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम केवल आपको वायुमंडल, केवल आपको स्थलमंडल और केवल आपको जलमंडल बताएंगे। अभी आपको केवल इतना जानना है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 4 प्रकार के वायुमंडल पाए जाते हैं। चलिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया। इसका ठोस साक्ष्य कैसे निकाला जाता है? पहले तो इसको प्राकृतिक आधार पर इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं, फिर इसको वैज्ञानिक आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। आंतरिक संरचना को हम लोग प्राकृतिक रूप से ताप, दाब और घनत्व के आधार पर जान सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक रूप से हम इसको भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी आदि के आधार पर जान सकते हैं, ठीक है ना, आदि के आधार पर जान सकते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर अधिक ताप महसूस हुआ। अब
हम लोग सबसे पहले वैज्ञानिक विधि में भूकंप के बारे में जाने कि भूकंप से हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे ली। ठीक है ना। देखिए भूकंप कैसे बनता है, भूकंप के द्वारा किस प्रकार की तरंगें बाहर निकलती हैं। भूकंप क्या है? भूकंप एक तरंग है। भूकंप क्या है? एक तरंग है। जैसे हम लोग तालाब में जब कंकड़ फेंकते हैं तो कंकड़ जिस जगह पर गिरता है वो क्या हो जाता है? भूकंप का मूल बिंदु या भूकंप अधिकेंद्र। और उससे जो तरंगे जैसी निकलती हैं, यानी अर्थात लहर जैसी निकलती है, वो क्या होती हैं? तरंगें। हम लोग उसको उदाहरण के रूप में ले लें। ऐसे ही तरंगें होती हैं। तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे, एस वेव्स सेकेंडरी तरंगे, एल वेव्स लैटिट्यूड वेव्स। ठीक है ना। एल वेव्स लैटिट्यूड वेव्स। अब देखिए एल वेव्स ठोस और तरल किसी भी माध्यम में नहीं चलती, ये अंदर नहीं होती, ये सिर्फ बाहर होती है। एल वेव्स कहाँ होती हैं? सिर्फ और सिर्फ बाहर पाई जाती हैं। तो देखिए अब हमें देखना क्या है? पी और एस वेव्स के बारे में। तो होता क्या है? पी वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? पी वेव्स कौन सी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये ठोस और तरल दोनों माध्यमों को आसानी से पार कर जाती हैं। पी वेव्स कौन कौन से माध्यम से? ठोस और तरल। इसको आपको नोट कर लेना है कि पी वेव्स किस किस माध्यम में जा सकती हैं। एस वेव्स केवल और केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ये तरल माध्यम में नहीं चलती हैं, तरल में नहीं चलती हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पृथ्वी पर कहीं भूकंप आता है तो क्या होता है कि यहाँ से तरंगें निकलती हैं और कुछ तरंगें ऐसी मुड़ जाती हैं। कैसी मुड़ जाती हैं? अपने वक्राकार मुड़ जाती हैं, इस टाइप से मुड़ जाती हैं। और कुछ तरंगें सामने चली जाती हैं जो पी वेव्स होती हैं। तो ये क्या हो गई? पी वेव्स। और ये क्या हो गई? पी और एस वेव्स। ठीक है ना। सॉरी, एस वेव्स। अब ये एस वेव्स के इधर उधर मुड़ने के कारण, क्योंकि ये तरल माध्यम में नहीं गुजर सकती, इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि हमारे पृथ्वी पर इस भाग में क्या है? तरल परत। ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में ठोस परत। तो पी वेव्स डायरेक्ट सब माध्यमों को पार करती हुई कहाँ आ जाती है? सामने। चूंकि ये वेव्स यहाँ मुड़ जाती हैं, 30 किलोमीटर के बाद ये तरंगें इधर मुड़ जाती है। इससे हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पृथ्वी पर इतने किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर क्या है? तरल परत है। इसी से चूंकि ये बीच का जो क्षेत्र होता है, ये पी एंड एस वेव्स, नो पी एंड एस वेव्स जोन होता है, नो पी एंड एस वेव्स जोन होता है। ठीक है ना। नो पी और एस वेव्स जोन। इस विधि के द्वारा हमने ये पता किया कि हाँ, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इससे हमें ये पता भी चल गया कि हमारे पृथ्वी के अंदर का घनत्व एक समान नहीं है। हमारे पृथ्वी में घनत्व अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि अगर घनत्व एक समान होता तो हमारी सारी तरंगें डायरेक्ट सामने निकल आती। इसका घनत्व एक समान नहीं है, इसलिए ये तरंगें, कुछ तरंगें इधर मुड़ गई, कुछ तरंगें सामने चली आई। चूंकि इस विधि के द्वारा, क्योंकि पी वेव्स
ठोस और तरल दोनों में जा सकती हैं, इसलिए ये सामने निकाला। इससे हमें पता चल गया कि ठोस तरल सामने में कुछ नहीं है, अभी नहीं पता चला। लेकिन जब एस वेव्स की बात आई, इसमें हमें पता चला कि केवल ठोस में चल सकती हैं, तरल में नहीं चल सकती। तो हमने अंदाजा लगाया कि ये तरंगें तरल में नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तरल परत बीच में आ गई है, जिसकी वजह से ये तरंगें वक्राकार मुड़ गई हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और हम लोग इसका ऐसा छोटा सा एक परत ले लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ध्यान से देखना है करके। ये हो गया आपका यहाँ तक का क्षेत्र, ये हो गई आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। ये कितने किलोमीटर तक होती है, 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक होती है, 30 किलोमीटर तक। अब देखिए इसके बाद पृथ्वी के 2 और मंडल पाए जाते हैं। ये तो भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट वाला क्षेत्र। इसके बाद मेंटल 2 भागों में है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ठीक है ना, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ये मेंटल का कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक। क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है, 6300 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक है, 6300 किलोमीटर। क्रस्ट भी 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी क्रस्ट, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। अब देखिए मेंटल 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल 200 किलोमीटर तक है। ठीक है ना। अब देखिए जब हमारी 2 प्लेटें आपस में टकराती है असमान घनत्व वाली, जैसे महासागरी और महाद्वीपीय प्लेट, तो महासागरी प्लेट क्या करती है, महाद्वीपीय प्लेट के से टकराकर नीचे चली जाती है। तो इस ऊपर वाले भाग में ये क्या बनाती है, खाई बना लेती है, जैसे मैरियाना ट्रेंच। ये भी 2 पर्वतों, दो प्लेटों के आपस में टकराने से और एक प्लेट नीचे चली, इसकी वजह से बनी है मैरियाना ट्रेंच। जब ये प्लेट इसके नीचे जाती है तो ये कहाँ पर जाके रुकती है, मेंटल में जाके, जहाँ पर क्या भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लावा अर्थात आग। इसमें जाकर जब ये परत जाती है तो उसमें जल जाती है। चूंकि ये परत वाष्प और एयर से भरपूर होती है, आर्द्रता से भरपूर होती है, इस कारण जब ये उसमें जाती है तो इसमें से कुछ गैसें रिलीज होती हैं। जो गैसें रिलीज होती हैं वो गैसें ऊपर की ओर जाने का प्रयास करने लगती हैं। चूँकि ये यहाँ से गैसें ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करने लगती हैं, उनको जिस जगह मिल जाती है, ऊपर से इतना प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है और जगह उसके मुताबिक हो जाती है, तो ये गैस ऊपर की तरफ अपना मुख बना लेती है, द्वार बना लेती है। और इसी द्वार के सहारे, गैस के सहारे जो हमारा लावा होता है वो बाहर आने लगता है और उससे क्या बन जाता है, ज्वालामुखी। क्या बन जाता है, ज्वालामुखी। देखिए हमने एक चैप्टर में आपको दूसरे चैप्टर के बारे में भी समझा दिया, ज्वालामुखी के बारे में भी आपको बता दिया कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका आउटर कोर, आउटर मेंटल, ऊपरा मेंटल और निचला मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। जो हमारी भूपर्पटी और मेंटल को जोड़ने वाली असंबद्धता है, अर्थात ये लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोहो असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, मोहो असंबद्धता। ठीक है। कौन सी असंबद्धता बोलते हैं हम इसको, मोहो असंबद्धता बोलते हैं। और दूसरी असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, मेंटल और कोर के बीच में। मेंटल और कोर के बीच में ये कौन सी असंबद्धता होती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है ना। ये आप लोगों ने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना और भूकंपीय विधि के द्वारा हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की है, अर्थात एक जैसी नहीं है। चलिए
अब हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया, तो अब हम लोग जानते हैं चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। चूंकि उनका रिलेशन इन्हीं से है, इसके लिए हमें आपको चट्टानें भी बतानी पड़ेगी। चट्टान किसको बोलते हैं या खनिज किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बने हुए पत्थर या टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? एक सेकंड हम इसको साफ कर दें। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। पहली नंबर आग्नेय चट्टानें। पहला नंबर आग्नेय चट्टानें। दूसरा नंबर अवसादी चट्टानें और तीसरा नंबर कायांतरित चट्टानें। तीसरा नंबर कायांतरित चट्टानें। देखिए, पहला नंबर आग्नेय चट्टानें, दूसरा नंबर अवसादी चट्टानें, तीसरा नंबर कायांतरित चट्टानें। ठीक है ना? इसको आप लोग लिख लें। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं या आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखियों के द्वारा होता है। देखिए, चट्टानें ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट आग्नेय, नंबर सेकेंड अवसादी, नंबर थ्री कायांतरित। अब देखिए, इसमें देखिए आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी द्वारा। ठीक है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? अवसादों के सड़ने व गलने से। अवसादों के सड़ने व गलने से। ठीक है ना? इन सबको लिख लेना। हम आपको इसलिए एक ग्राफ की तरह से पढ़ा रहे हैं। नंबर थ्री कायांतरित चट्टानें। इसके नाम के आधार पर भी आप कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। कायांतरित का मतलब होता है रूप बदलकर। जैसे अवसादी और आग्नेय चट्टानों का जब रूप बदलता है लाखों करोड़ों वर्ष बाद, जब इनका कायांतरण होता है, परिवर्तित होती हैं, तो अवसादी चट्टानें किसमें परिवर्तित होती हैं? परिवर्तित चट्टानें। परिवर्तित चट्टानें, इनको हम क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टानें। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी लेते हैं। कौन सी चट्टानों के बारे में लेते हैं? आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी लेते हैं। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें ये जब जमीन से अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है? अब सबसे पहले अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जब ज्वालामुखी ऊपर की तरफ आ रहा होता है, पृथ्वी को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ ना कुछ ज्वालामुखी का कुछ भाग इधर उधर दरारों में फंसकर या अपनी पर्याप्त प्रेशर न होने के कारण, अपनी गैस में पर्याप्त प्रेशर न होने के कारण वो पृथ्वी को फाड़ के बाहर नहीं आ पाता और बीच में ही ठंडा होकर जम जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? अंतःनिर्मित, अर्थात पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर जमी हुई चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें। ठीक है ना? अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें। इसमें सबसे पहले प्रकार की चट्टानें आती हैं बैथोलिथ। अंतःनिर्मित में इसको आप लोग को लिखना भी है, बैथोलिथ। बैथोलिथ चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? लेकोलिथ, बैथोलिथ, लेकोलिथ, सिल्ट, डाइक। ये चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं?
अंतः निर्मित चट्टानें। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें। बैथोलिथ क्या होता है? ये मेहराब की आकृति, जब कोई निकलता हुआ लावा किसी दरार या किसी चट्टान के नीचे दबकर मेहराब की आकृति रख लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैथोलिथ चट्टानें। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। लैकोलिथ चट्टानें, ये वे चट्टानें होती हैं, लैकोलिथ चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जिन शायद हमने आप लोगों को गलत बता दिया। बैथोलिथ चट्टानें गुंबदाकार होती हैं, गुंबदाकार होती हैं, और लैकोलिथ चट्टानें मेहराब की आकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? मेहराब की आकृति की होती हैं। सिल, ये जैसे हमारे घरों में सिल होता है, एक चपटी आकृति होती है, दो चट्टानों के बीच में फंसा हुआ भाग लैकोलिथ का सिल कहलाता है। डाइक, डाइक दो चट्टानों की दरारों में फंसा हुआ खड़ा हुआ भाग, खड़ी हुई दो चट्टानों के बीच में फंसा हुआ भाग डाइक कहलाता है। दो चट्टानों के बीच में खड़ा हुआ फंसा हुआ भाग डाइक कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग आग्नेय चट्टानों में। बाह्य आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार से और शांत ज्वालामुखी उद्गार से। यही है, जब ज्वालामुखी निकल रहा था और जब वो अंदर ठंडा होकर जम जा रहा था, तो उससे क्या हुआ? अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। और जब ज्वालामुखी बाहर निकल आया, जब ज्वालामुखी बाहर निकल आया, तो उसने कैसा निर्माण किया? बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। उससे क्या हुआ? बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में, या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होती है, ठीक है ना। अवसादों का समूहन क्या बताया था हमने? अवसादों के सड़ने गलने के स्वरूप होती है, ठीक है ना। अवसादों के सड़ने गलने के स्वरूप होती है। अवसादी चट्टानें कई प्रकार से, अवसाद कैसे इकट्ठा होते हैं? अवसाद या तो जल के रूप में इकट्ठा होते हैं, या वायु के रूप में इकट्ठा होते हैं, या बर्फ के रूप में होते हैं। देखिए जल के रूप में कैसे इकट्ठा होते हैं? जलज चट्टानें। अवसादी चट्टानों में पहली चट्टानें कौन सी होती हैं? जलज चट्टानें। दूसरी वायु निर्मित चट्टानें, दूसरी वायु निर्मित चट्टानें, और तीसरी हिमानीकृत चट्टानें, तीसरी हिमानीकृत चट्टानें। अब देखिए इनका निर्माण कैसे होता है? जलज चट्टानों का निर्माण, जैसे समुद्र, झील, नदी, तालाब में बहुत अधिक समय तक जब अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो एक कर एक के ऊपर एक इकट्ठा होते बने रहते हैं, एक के ऊपर एक इकट्ठा होते बने रहते हैं, और लाखों करोड़ों वर्ष में ये ऊपरी प्रेशर होने के कारण, अधिक दाब होने के कारण इनका ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब और ताप होने के कारण इनका परिवर्तन होने लगता है। किसमें परिवर्तन होने लगता है? चट्टानों के रूप में। और जब चट्टानों के ऊपर चट्टानें हो जाती हैं, तो अवसादों से क्या निर्मित होता है? अवसादों से तेल और गैसों का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग आज हम लोग पेट्रोलियम और सीएनजी गैस या किसी भी और गैस के रूप में कर रहे हैं। ये हो गई आपकी जलज चट्टानें। वायु निर्मित चट्टानें, जब वायु के द्वारा बार बार मिट्टी को लाकर एक के ऊपर एक परत के रूप में इकट्ठा किया जाता है, और वो परत लाखों करोड़ों वर्ष में ताप और दाब के कारण परत के रूप में, अर्थात चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या हम कहते हैं? वायु निर्मित चट्टानें। हिमानीकृत चट्टानें, जब हिमालयी क्षेत्र या किसी भी हिमानी क्षेत्र में
जब बहुत समय तक बर्फ के बहुत समय तक हिमानी अवसाद एक के ऊपर एक इकट्ठा होते रहते हैं, और जैसे ये सेम तीनों हैं, ये हिमानी क्षेत्र में, ये वायु क्षेत्र में और ये जलीय क्षेत्र में, इन तीनों के द्वारा जो निर्माण होता है, ये चट्टानें कैसी होती हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं। अब अवसादी चट्टानें जब चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं तो बहुत अधिक समय के बाद ये चट्टानों का परिवर्तन होता है, कायांतरित होने लगती हैं। किसमें होने लगती हैं? कायांतरित चट्टानों में। जैसे नीस क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। नीस क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? चूने की परतदार चट्टान पर जब अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाता है तो ये चट्टान परिवर्तित होकर संगमरमर बन जाती है। नीस क्या होता है? मोटे और बड़े कणों वाली जब चट्टान, मोटे और बड़े कणों वाली चट्टान जब परिवर्तित होती है तो वो किस में बदलती है? नीस में। किस में बदलती है? नीस में। चूना पत्थर वाली चट्टान किस में परिवर्तित होती है? संगमरमर में। किस में परिवर्तित होती है? संगमरमर में। स्लेट, क्वार्टजाइट, शिस्ट, फाइलाइट, ये सारी कैसी चट्टानें हैं? ये सारी चट्टानें कैसी हैं? कायांतरित चट्टानें। शिस्ट, फाइलाइट, ये सब क्या है? कायांतरित चट्टानें। तो अब आप लोग आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को क्या पढ़ेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए दिन रात प्रेयर करते हैं, काश मेरा बेटा कुछ बन जाए। दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। आपके पापा आपको ना बताकर कैसे धूप में काम करते हैं, 24 घंटे बस आपके खुश करने के लिए, आपकी फ़ीस भरने के लिए, आपकी 2 वक्त की रोटी देने के लिए आपको ना बताकर भी चुपचाप मेहनत करते हैं। तो आप लोग उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें जितना हो सके। आप लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, जबकि आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको पढ़ाई करते हुए किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। लेकिन आप लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। आप लोग किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालते, बल्कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। आप लोग पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। जब तक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना। हम लोगों को हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, बस किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। कि हम लोग 10 घंटे खेलेंगे, 1 घंटे पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, ये तो अन्याय हुआ ना। हमारा काम खेलना नहीं, हमारा काम पढ़ना है, तो हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, फिर 1 घंटे खेलने के लिए टाइम निकालना चाहिए, या 2 घंटे निकालना चाहिए, 4 घंटे निकालना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। ठीक है ना? तो अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा कीजिए। कोई किसी का नहीं होता। जब आप कुछ बन जाएंगे तो सारे लोग आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, सारी लड़कियां आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, सारी आपकी अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस आप पढ़ाई करें अच्छे से, आपकी जॉब लग जाएगी, आप राजा बन जाएंगे। इसलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आपके जो दोस्त IAS की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, उन्हें हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।